हे दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो पैन हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें नॉन स्टिकी पैन करके एक पैन आता है जिसपे अगर आप ऑयल डालते हो तो वो ऑयल उससे चिपकता नहीं है, वो नॉन स्टिकी पैन होता है। क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? नहीं पता ना? चलो और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने देखा होगा कि एक लोटस जो है ना, एक लोटस जो है जब वो पानी में होता है, अभी आप ड्राइंग समझ लेना है, तो वो जब पानी में होता है तो उसके पत्ते पानी में तो होते हैं लेकिन गीले कभी नहीं होते। क्या आपने देखा है कि जो लोटस होता है उसके पत्ते कभी गीले हुए हैं? नहीं ना? तो ये क्यों होता है? व्हाई दिस फेनोमेनन इज देयर? तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तीसरी जो फेनोमेनन है हमारी वो ये है कि आपने देखा होगा, अगर आप एक ग्लास लेते हो, ठीक है, नीचे ग्लास बिछा हुआ है और उस पे अगर हम मर्क्यूरी डालते हैं, मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का ऐसे ड्रॉप बन जाता है, मर्क्यूरी का ऐसे ड्रॉप बनता है। जबकि अगर आप केरोसिन डालते हो तो उसका ड्रॉप ऐसे बनता है। जबकि अगर आप वाटर डालते हो, प्योर वाटर डालते हो, तो वो पूरा फैल जाता है उस पर, है ना? तो ये केरोसिन है और ये क्या है? वाटर है, ये पूरा फैल जाता है। क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? नहीं पता ना? तो चलो आज हम इसको यहां पे पढ़ते हैं। दोस्तों, ये सारा जो हो रहा है ना, ये कॉन्टैक्ट एंगल की वजह से हो रहा है, कॉन्टैक्ट एंगल की वजह से। तो चलो उसको पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट एंगल। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। लेकिन उसके लिए हमें पहले दो चीजें पढ़नी होगी। तो दो चीजें हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में कॉन्टैक्ट एंगल क्या है इसको देखेंगे, क्योंकि वो हमारी क्या है? बेसिक्स है। तो बेसिक दो पढ़ेंगे हम। पहला जो बेसिक है वो है इंटरमोलेक्युलर फोर्स, इंटरमोलेक्युलर फोर्स। और दूसरा जो बेसिक है वो है बिहेवियर ऑफ सरफेस टू दी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इन दोनों को हम देखेंगे। अब देखो, इंटरमोलेक्युलर फोर्स तो हमने हमारे पहले लेक्चर में देख लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके फर्स्ट जो हमारा वीडियो है, लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसको आप देखोगे। ठीक है, तो पहला जो लेक्चर है उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। इंटरमोलेक्युलर फोर्स वहां पे हमने डिटेल में बताया है। क्या है इंटरमोलेक्युलर फोर्स? तो इंटरमोलेक्युलर फोर्स होता है दो मोलेक्यूल्स के बीच में फोर्स। लेकिन कब? जब उनके बीच का डिस्टेंस बन जाएगा 10⁻⁹ मीटर यानी 10 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों बराबर है, 10⁻⁹ मीटर यानी 10 एंगस्ट्रॉम। तो इतना जब डिस्टेंस होगा, यानी अगर बहुत दूर पे दो मोलेक्यूल्स है तो उनमें ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम इंटरमोलेक्युलर फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर या तो फिर 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो गया तो वहां पे ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गया, है ना? अब ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स जो है ये दो तरीके का होता है। कौन से? तो पहला है कोहेसिव फोर्स, ये है कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है? तो कोहेसिव फोर्स होता है दो मोलेक्यूल जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स है या तो फिर इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, वो जो दो मोलेक्यूल्स है वो अगर सेम सब्सटेंस के हो, यानी ये मोलेक्यूल अगर वाटर का है और ये मोलेक्यूल भी वाटर का है, दोनों अगर वाटर के है तो उनमें जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन मोलेक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। तो सेम सब्सटेंस अगर है तो उनमें कोहेसिव फोर्स है। और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। तो ये एडहेसिव फोर्स क्या होता है भाई? तो ये भी कोहेसिव फोर्स की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो दो मॉलिक्यूल होंगे दोनों डिफरेंट सब्सटेंस के होंगे। ये वाटर का है तो ये सपोज ग्लास का मॉलिक्यूल है, तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो भैया सब्सटेंसेस कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। आ गया समझ में? चलो ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया इंटरमोलिकुलर फोर्स का। दूसरा कॉन्सेप्ट है बिहेवियर ऑफ सरफेस टू द रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो, ये एक बीकर है, ओके, ये एक बीकर है, इस बीकर में ये वाटर भरा हुआ है, इस वाटर का ये सरफेस है, ठीक है। तो वाटर के जो मोलिक्यूल जो सरफेस पे है उन पे फोर्स कैसा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे सिर्फ उस पे लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब उस पे लग रहा है, यानी नीचे जब फोर्स लग रहा है, तो इसका जो सरफेस है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इनमें दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी हमें यहां पे एक बात समझ में आई कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है उसको जो सरफेस है वो 90 डिग्री में होता है। यानी टेंजेंट टू दी सरफेस, इस सरफेस को टेंजेंट निकाले तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये आएगी। तो टेंजेंट टू दी सरफेस एंड रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे कैसे है और ऐसे क्यों है, सरफेस हमेशा ऐसे ही क्यों रहेगा, उसको देखते हैं। तो देखो, अगर मैं इस बीकर को अगर मूव करता हूं इधर, अगर इस बीकर को मैं मूव करता हूं यानी एक्सेलरेट करता हूं, तो जब ये इधर एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा, तो यहां पे देखो एक फोर्स लगेगा, ये जो पूरा लिक्विड है उस पे और एक फोर्स लगेगा। पहले यहां पे इस लिक्विड पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स था जो उसको नीचे खींच रहा था, ठीक है। अब यहां पे और एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स कैसे लगेगा, अगर एक्सेलरेट, ये पूरा बीकर, ये जो पूरा बीकर है ये अगर एक्सेलरेट इधर हो रहा है तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, किस पे, इस वाटर पे, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इधर ये स्यूडो फोर्स इसका लग गया। अब ये स्यूडो फोर्स होता क्या है, कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो अगर आपने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ लो। ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। यहां पे देखो, आप बस में खड़े हो, बस एक्सेलरेट हो रही है आगे, है ना, तो आप किधर पुश होगे, आप पीछे पुश होगे, है ना। तो आप पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे आप पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। लेकिन बस जो है, गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट होने की वजह से आपको वो फील आ रहा है, आप पे वो फोर्स लग रहा है और आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। ये जो फोर्स है ये एक इमेजिनरी फोर्स है ड्यू टू अवर इनर्शिया, हमारे इनर्शिया की वजह से वो फोर्स है। इस फोर्स को बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स। तो यह स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। अब यहां पे दो फोर्सेस है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इधर ये वाला स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब क्या होगा कि एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट आएगा इधर। तो ये है आपका रिजल्टेंट, ये है आपका स्यूडो फोर्स, ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, जब ऐसे आप करोगे तो आप करके देखो कि पानी को, ये बीकर जो है जिसमें पानी भरा है, और उसको एक्सेलरेट करके देखो तो इसका जो सरफेस है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे क्रॉस में हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अगर इधर एक्सेलरेट होगा तो, यही अगर इधर एक्सेलरेट होता तो कुछ इस तरीके से ये आता, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इधर है तो ये सरफेस इधर हो गया, है ना इंटरेस्टिंग। तो देखो ये सरफेस कैसे है, ये एग्जैक्टली इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर है, इस रिजल्टेंट को क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस को अगर हम टेंजेंट निकाले, इस सरफेस को अगर हम टेंजेंट निकाले तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये आएगी और ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पे भी देखो सरफेस को, रिजल्टेंट फोर्स जो है और सरफेस, इनमें कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी परपेंडिकुलर है यहां पे। अब ये जो सरफेस है, ये आपको अभी क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि ये सरफेस ऐसे क्यों बन जाता है, यानी एग्जैक्टली यहां पे प्रोसेस क्या होती है। तो चलो उसको समझते हैं। देखो यहां पे मैं निकालता हूं उसके लिए, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पे देखो जो लिक्विड है ना हमारा, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड की नहीं, ठीक है। तो जो लिक्विड है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, तो लिक्विड में जो मोलेक्यूल्स है वो ऐसे होते हैं, एक दूसरे पे रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये मोलेक्यूल्स है, ये मोलेक्यूल्स है सारे। तो ये सारे मोलेक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे रिसाइड कर रहे हैं, है ना, ऐसे। ये अभी नीचे भी हो गए, वो आप समझ लो, ओके। अब क्या होगा कि अगर इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये एक दूसरे को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से नीचे फोर्स लगाते जाएंगे एक दूसरे पे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीकर में है, ठीक है।
तो ये ज्यादा कंप्रेस तो हो नहीं सकते, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर इस पे ऐसे फोर्स लगता है तो लिक्विड की एक खासियत है, क्या खासियत है लिक्विड की? लिक्विड कैनॉट विथस्टैंड टू द टेंजेंशियल फोर्स। लिक्विड कभी टेंजेंशियल फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस लेयर को, चलो इसको हटा देता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये लेयर को अगर मैं ऐसे पुश कर दूं और इसको ऐसे जगह दे दूं, यहां पे सपोज ये बीकर नहीं है, ये ओपन में है, ठीक है, ये ओपन में है, तो क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे पुश कर दूं ऊपर की लेयर को, तो क्या होगा, ये जो वाटर है ना, ये इसके जो मोलिक्यूल्स है ये ऐसे नीचे गिरने लग जाएंगे और यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, विथस्टैंड नहीं कर सकता, तो ये ऐसे गिर जाएंगे। अभी ये जो है यहां से कम हो जाए, ये आगे आके यहां पे गिर गए। ओके, तो ये ऐसे गिरते जाएंगे और ये लेयर, पानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो वाटर आगे बढ़ता है ना, तो ऐसे लेयर्स होती है, लेयर्स है ना वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो ये लेयर आगे जाके गिरती है, फिर ये जो नीचे वाली है वो उसके आगे जाके गिरती है, फिर वो उसके आगे जाके गिरती है, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो टेंजेंशियल फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकती, इसीलिए वाटर या तो फिर कोई भी लिक्विड फ्लो करता है। लिक्विड के फ्लो के पीछे भी यही रीजन है ना। तो अब क्या होगा कि ये सरफेस ऐसे क्यों बन रहा है? क्योंकि जब सरफेस ऐसा था तो ये सारे जो मोलिक्यूल्स थे वो कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। अब इस पे फोर्स लग रहा है तो ये इधर इसको जाने को जगह तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, सॉलिड सरफेस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे चढ़ना स्टार्ट कर देंगे और ये एक दूसरे पे चढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहां से एक एक मोलिक्यूल निकल के इधर इधर चढ़ते जाएगा, इधर चढ़ते जाएगा, इधर चढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सरफेस बन गया तुम्हारा इस टाइप से। तो समझ में आ गया आपको कि सरफेस का जो ये है टेंजेंट है, टेंजेंट टू दी सरफेस, वो 90 डिग्री में क्यों होता है रिजल्टेंट फोर्स को, तो वो इसकी वजह से होता है। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझा होगा तो फिर से वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लो। ओके, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें ये समझ में आ गया कि जो सेकंड पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको याद रखना, बिहेवियर ऑफ सरफेस टू दी रिजल्टेंट फोर्स। क्या बिहेवियर है उसका कि सरफेस को जो भी टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू दी सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल को पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर। अब यहां पे फिर से हम 3 एग्जांपल्स लेंगे। पहला जो एग्जांपल होगा हमारा कॉन्टैक्ट एंगल को पढ़ने के लिए, तो वो होगा लिक्विड वेट्स पार्शियली, लिक्विड वेट्स पार्शियली टू सॉलिड। तो सॉलिड को अगर लिक्विड पार्शियली वेट करता होगा, दूसरा जो है वो फुल्ली वेट्स लिक्विड, फुल्ली वेट्स सॉलिड, और तीसरा जो होगा वो लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड। तो ऐसे 3 एग्जांपल्स हम लेंगे। इसमें देखो लिक्विड वेट्स पार्शियली टू सॉलिड। अब इसमें क्या होगा, देखो सपोज ये एक बीकर है ना, ये किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसकी जो ये है बॉर्डर्स है उसको मैं ठीक दिखाता हूं, ये थोड़ा सा मैंने ठीक दिखा दिया, ठीक है। ये किसके लिए, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने दिखाया। तो ऐसा ये पूरा ग्लास सरफेस है ना, ग्लास सरफेस, और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने वाटर भर दिया। ओके, वाटर नहीं, हम इसमें भरेंगे पार्शियली है ना, तो इसमें हम केरोसिन भरेंगे, केरोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये केरोसिन है, तो ये मैंने केरोसिन भर दिया यहाँ पे, है ना, समझ में आ गया। ओके, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो मोलेक्यूल है, ये कॉर्नर का जो मोलेक्यूल है, इस मोलेक्यूल पे कुछ फोर्सेस लगेंगे। अब वो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, पहला तो जो फोर्स होगा वो होगा इस ग्लास की वजह से ये फोर्स, और ये जो फोर्स है इसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ एडहेजन। अब इसको फोर्स ऑफ एडहेजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि मोलेक्यूल कौन सा था, मोलेक्यूल है केरोसिन का, और इधर कौन खींच रहा है उसको ग्लास के मोलेक्यूल्स खींच रहे हैं, क्योंकि इधर ग्लास के। तो इसका अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम निकाले, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इस मोलेक्यूल के लिए।
तो जो भी मोलिक्यूल्स इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होंगे वो सारे के सारे इस मोलिक्यूल को खींचेंगे। इसको मोलिक्यूल हम ए बोलते थे, ठीक है, तो ये खींचेंगे। अब इधर से पूरे मोलिक्यूल्स, ये जो मोलिक्यूल्स होंगे इस आधे स्फीयर में, जो कि ग्लास के मोलिक्यूल्स होंगे, ये सारे के सारे इसको किधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, ठीक है। तो इसने इधर खींच लिया इसको। अब ये जो एयर के मोलिक्यूल्स है, यहाँ पे तो एयर है ना, ये वाटर सरफेस, ये केरोसिन सरफेस है, और ये यहाँ पे क्या है, ये पूरा एयर है बाहर, ये केरोसिन है तुम्हारा, तो ये यहाँ पे क्या है, एयर है, ओके। अब ये एयर के जो मोलिक्यूल्स है, हमें पता है बहुत दूर दूर होते हैं क्योंकि वो गैस है, जो बहुत दूर दूर मोलिक्यूल्स होते हैं, तो इनका जो फोर्स है वो फोर्स बहुत ही कम होगा, निग्लिजिबल होगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहां पे और एक फोर्स लगेगा जो कि केरोसिन के मोलिक्यूल्स लगाएंगे, तो सारे केरोसिन के मोलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसके आजू बाजू में। तो ये क्या करेंगे, ये इस पे फोर्स लगाएंगे, है ना। फोर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, है ना, सब मिलके। ये जो फोर्स है इसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, ये कोहेसिव फोर्स है, और ये वाला आपका एडेसिव फोर्स है। और ये जो एयर के मोलिक्यूल्स के लिए था एडेसिव फोर्स, वो निग्लिजिबल। तो क्या होगा कि यहां पे एक कंडीशन है, जो लिक्विड पार्शियली वेट करेगा सॉलिड को, उसके लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि यहां पे एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा कोहेसिव फोर्स से। तो उससे की वजह से क्या होगा कि एडहेसिव फोर्स का जो वेक्टर है वो बड़ा होगा, इसका वेक्टर छोटा होगा। तो पता है हमें कि इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन ये वाली होगी, है ना। अब देखो ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को, जैसे कि हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वहां पे हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स को, जो लिक्विड का सरफेस है वो कैसा होता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है, ये रिजल्टेंट है, और टेंजेंट टू द सरफेस, यानी ये ऐसे, तो सरफेस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सरफेस यहां पे ऐसे हो गया, ओके। वैसे ही सरफेस यहां पे भी ऐसे होगा, है ना। तो दोनों साइड में जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से कॉन्केव शेप में है, और यहां पे तो फोर्स सिर्फ यही लगेगा ना, यहां पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा डाउनवर्ड फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स इस पे एक्ट करेगा। ये जो सारे मोलिक्यूल्स है उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन जो कॉर्नर के मोलिक्यूल्स है तो यहाँ पे ग्लास मौजूद होने की वजह से इन पे फोर्स, एडेसिव फोर्स भी लगेगा। लेकिन ये तो बहुत दूर है ना, ग्लास के मोलिक्यूल से ये जो मोलिक्यूल्स है ये बहुत दूर है, इसकी वजह से इन पे ग्लास का कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी फोर्स ऑफ एडेसिव नहीं लगेगा। अब आप पूछोगे कि सर आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने यहाँ पे कंसिडर किया, लेकिन ये जो मोलिक्यूल है इस पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन बात यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होगा, निग्लिजिबल, लगभग निग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कोहेसिव और एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लगेगा, तो उसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे, कॉर्नर्स पे नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी दूसरा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही ओवरऑल इफेक्ट होगा, इसलिए यह सरफेस कुछ इस तरीके से बन गया, है ना। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स ये कुछ इस तरीके से बन गया, तो कॉर्नर्स पे कॉन्केव हो जाएगा इसका शेप, ठीक है। अब दूसरा, लिक्विड फुल्ली वेट सॉलिड। तो लिक्विड अगर फुल्ली वेट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये है आपका बीकर और ये फुल्ली वेट कर रहा है। अब फुल्ली वेट कब करेगा? जब यहां पे एडेसिव फोर्स, जो फोर्स ऑफ एडेजन है आपका, एडेसिव फोर्स वेरी वेरी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। तो ये जो कोहेसिव फोर्स है उससे एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये वेक्टर बहुत बड़ा रहेगा, है ना। तो ये जो मोलिक्यूल है ये वाटर भरा, ये यहाँ पे वाटर भरा है, सपोज ये वाटर है, तो ये जो मोलिक्यूल होगा जो कहां पे प्लेस होगा? बिल्कुल ग्लास के सरफेस के बाजू में प्लेस होगा, उसको मोलिक्यूल बी बोलेंगे। तो इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा होगा, ठीक है। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये जो ग्लास के मोलिक्यूल ये फोर्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, यानी फोर्स ऑफ एडेजन बहुत ज्यादा है वाटर मोलिक्यूल के लिए, किसका? ग्लास मोलिक्यूल्स का। तो ये फोर्स ऑफ एडेजन इधर आ गया, है ना।
अब फोर्स, कोहेसिव फोर्स किधर लगेगा, तो ये तुम्हारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो कोहेसिव फोर्स लगेगा एग्जैक्टली सेंटर में, ये कोहेसिव फोर्स। लेकिन यहां पे कोहेसिव फोर्स ना के बराबर है, निग्लिजिबल है, बिल्कुल है ही नहीं, और ये एयर का तो है ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि रिजल्टेंट जो आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, एडहेसिव फोर्स की, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ना के बराबर है, तो ये आ जाएगा एडहेसिव फोर्स के डायरेक्शन में, तो ये आ गया एडहेसिव फोर्स। तो अब देखो ये है तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स, इसको परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा क्या, सरफेस। तो वाटर का सरफेस होना चाहिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि एडहेसिव फोर्स इधर है। सिमिलरली इस साइड में भी ग्लास है, तो यहां पे जो मोलिक्यूल होगा वहां पे वाटर का सरफेस इस तरीके से होगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स तो लग रहा है इधर। लेकिन जो सेंटर है, सेंटर में तो सरफेस कुछ इस तरीके से ही होगा, तो सेंटर में सरफेस ऐसे होगा। तो इसका जो बन रहा है ना सरफेस, वो किस तरीके से बन रहा है, तो ये बीकर है ना, तो इसमें इसका देखो इस साइड में ऐसे, इस साइड में थोड़ा सा ऊपर, और ये ऐसे। यानी जब आप जैसे कि वाटर भी क्या करता है, फुल्ली वेट करता है किसको, ग्लास को, तो ये ग्लास है, ग्लास को वाटर फुल्ली वेट करता है। तो इस केस में देखो, आपने अभी ग्लास में अगर वाटर लेके देखा तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, आपको ऐसे ही दिखेगा। लेकिन यहां पे एक बात नोट करो कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर इधर चढ़ा होता है, पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा होता है इसके नॉर्मल सरफेस से ऊपर, आपको थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। अब तीसरी जो चीज है वो है लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड। तो लिक्विड अगर सॉलिड को वेट नहीं करेगा तो वहां पे क्या फिनोमेनन होती है, देखो यहां पे ये है ग्लास का बीकर, और ये है आपका मर्क्यूरी। तो मान के चलते हैं कि आपने मर्क्यूरी भर दिया है, इसमें क्या भरा है अभी, मर्क्यूरी। तो आपने इसमें मर्क्यूरी भर दिया, तो ये जो मोलिक्यूल है मर्क्यूरी में, यहां पे क्या केस है, यहां पे फोर्स ऑफ एडेजन इज वेरी वेरी लेस देन फोर्स ऑफ कोहेजन, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वेरी वेरी लेस देन, या तो फिर लेस देन कोहेजन फोर्स। तो क्या होगा कि ये फोर्स जो है कोहेसिव फोर्स, देखो ये इस पे ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इसके जो मोलिक्यूल्स है तो वो कुछ इस तरीके से उसको खींचेंगे, तो ये फोर्स ऑफ कोहेजन आपका इधर हो गया, और इधर क्या है, फोर्स ऑफ एडहेजन है ना। तो ये बहुत ही कम है, ये बहुत कम है, इसका मतलब फोर्स, कोहेसिव फोर्स ही इसको सबसे ज्यादा खींच रहा है। तो कोहेसिव फोर्स ने इधर इसको खींच लिया, तो क्या होगा, यही तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स भी होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स भी इधर ही होगा, क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ना के, सॉरी ये एडहेसिव फोर्स ना के बराबर है। तो कोहेसिव फोर्स इज योर रिजल्टेंट फोर्स। तो फोर्स ऐसे है तो सरफेस कैसा होगा, यहाँ पे सरफेस ऐसे होगा। वैसे ही इधर का मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो यही कोहेसिव फोर्स और यही रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे सरफेस ऐसा हो जाएगा, और यहाँ का सरफेस तो ऐसे ही रहेगा। तो ये सरफेस तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पे अगर आप इसको बनाते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। किसके लिए है ये है ग्लास और मर्क्यूरी। तो समझ में आ गया आपको, है ना, समझ में आ गया यहां पे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको पढ़ने के लिए जो बेसिक थे हमने देख लिया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट या तो फिर कांटेक्ट एंगल जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है। तो कांटेक्ट एंगल को समझो, यहाँ पे कांटेक्ट एंगल क्या होता है, मैं इसको रीड्रॉ करता हूं और फिर आपको कांटेक्ट एंगल बताता हूं। समझ में आ गया ये, ओके। तो कांटेक्ट एंगल, अब आपने देख लिया कि जो पार्शियली वेट का एग्जांपल है उसको हम लेंगे। तो पार्शियली वेट अभी अभी हमने लिखा था, देखो केरोसिन का एग्जांपल लेंगे, तो केरोसिन और ग्लास, ये बाहर का तो ग्लास ही है ना, बीकर जो है वो ग्लास से बना है, तो ये केरोसिन और ग्लास, इसका अगर हम लेंगे तो सरफेस कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब कांटेक्ट एंगल क्या होता है, तो कांटेक्ट एंगल इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट टू द सरफेस। तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, ये टेंजेंट जो है ना, देखो अभी ये सरफेस को हम यहां पे टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट टू द सरफेस और सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल होता है कांटेक्ट एंगल।
अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि जो सॉलिड सरफेस आप कंसीडर करोगे वो वहां पे दो है। एक तो ये वाला सरफेस है ऊपर वाला, और दूसरा है नीचे वाला। ये दोनों के दोनों सॉलिड सरफेस ही है। तो कौन सा वाला सॉलिड सरफेस आपको कंसीडर करना है? तो जो भी सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर होगा उस सॉलिड सरफेस को आपको क्या करना है? कंसीडर करना है। समझ में आया? तो ये सॉलिड सरफेस ये वाला, और ये क्या है? तो ये है आपका टेंजेंट। तो ये सरफेस का कर्व है, उसको टेंजेंट ऐसे निकाला, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट एंगल। इधर से अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे ये कर्व है, इसको टेंजेंट ऐसे निकलेगा, और ये सॉलिड सरफेस इनसाइड दी लिक्विड है, तो ये हो गया आपका एंगल थीटा। तो कॉन्टैक्ट एंगल इधर जितना होगा उतना ही इधर भी होगा, कॉन्टैक्ट एंगल ये। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट एंगल या तो फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों भी इसी के नाम है। अब अगर आपको फुल्ली वेट्स के लिए निकालना है, फुल्ली वेट के लिए, तो यहां पे देखो फुल्ली वेट के लिए कैसे निकालेंगे हम? तो ये ऐसे सरफेस होता है वाटर का सरफेस, तो इसके लिए वाटर, और दूसरा क्या है? दूसरा है ग्लास। तो ग्लास वाटर के लिए ये होता है फुल्ली वेट्स के लिए। तो ये सरफेस टेंजेंट टू द सरफेस ऐसे है, और सॉलिड सरफेस भी ऐसे ही है। तो यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया थीटा, वो हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये देखो ये सरफेस ऐसे, और सॉलिड सरफेस भी ऐसे ही, और टेंजेंट टू द सरफेस भी नीचे ही, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया 0 डिग्री। वैसे ही थर्ड एग्जांपल में अगर आप मर्क्यूरी लेते हो तो उसका सरफेस कुछ इस तरीके से होता है ना? ये किसके लिए? मर्क्यूरी। और ये कौन है यहाँ पे? ये ग्लास है। तो इसका सरफेस कुछ इस तरीके से होता है। तो अब यहां पे टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो ये निकाल दिया हमने सरफेस को, टेंजेंट है ना। और सॉलिड सरफेस कौन सा रहेगा? जो लिक्विड के अंदर है। तो ये लिक्विड के बाहर है, ये अंदर है, तो ये वाला सॉलिड सरफेस। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पे थीटा, अब दोनों को कंपेयर करो। यहां पे थीटा आपको कैसे दिख रहा है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जबकि यहां पे थीटा कैसे दिख रहा है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो देखो दोस्तों, यहां पे आपको तीन चीजें समझ में आ रही है। पहला तो अगर पार्शियली वेट्स वाला कंडीशन होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर फुल्ली वेट वाला कंडीशन है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगर नॉन वेटिंग की कंडीशन है, यानी कोई जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करता, ये वाली कंडीशन है, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहां पे कुछ चीजें हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में समझ में आ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं? यहां पे लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट की, कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ये सिर्फ एक सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए एग्जिस्ट करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर। तो ये एक सॉलिड लिक्विड पेयर की प्रॉपर्टी है, यानी अगर सॉलिड या तो फिर लिक्विड जो भी आपने लिया है वो अगर चेंज हो जाता है तो ये भी चेंज हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि अगर आपने यहां पे केरोसिन और ग्लास लिया है तो उसके लिए लगभग एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है आपका 17 डिग्री, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ग्लास चेंज कर देते हो, कोई भी मटेरियल, यानी आपने जो लिक्विड है, सॉलिड तो आपने ग्लास ही रखा, लेकिन लिक्विड अगर चेंज कर दिया तो वाटर के लिए देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर के लिए हो जाता है 0 डिग्री। तो सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो फिक्स होता है, पहली बात। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो भाई ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में देखा था कि सरफेस टेंशन चेंज होता है, तो अगर सरफेस टेंशन चेंज होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होता है। तीसरी चीज, इट चेंजेस विथ इंप्यूरिटीज। तो अगर इंप्यूरिटी चेंज होती है,
अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, सोल्यूबल हो इनसोल्यूबल हो, अगर आप ऐड करते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वैसे कि वैसे नहीं रहेगा। ये तीसरी चीज थी। फोर्थ, इट डिपेंड्स ऑन गैस, या तो फिर गैस existing above the liquid surface। तो ये और किस चीज पे डिपेंड करता है कि ये जो लिक्विड सरफेस है ना, लिक्विड सरफेस के अबव जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सा है, उस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस, यहाँ पे कौन सा है, एयर है या तो फिर और कोई गैस है, तो उस पे भी ये डिपेंड करता है। फिफ्थ चीज, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये जो एंगल बनाया है किसने, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसका, सॉलिड सरफेस का, किससे, लिक्विड से, उस पे ये डिपेंड नहीं करता, याद रखना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सॉलिड सरफेस टू लिक्विड। तो सॉलिड सरफेस का अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जैसे कि ये ऐसे इस टाइप का आपने क्या कर लिया, बीकर ले लिया है ना, इस टाइप का, और इसमें क्या कर लिया आपने, ये वाटर भर दिया, तो इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहां पे होने वाला, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप किस शेप का ले रहे हो, उसका सरफेस कितना इंक्लाइन है वाटर के सरफेस से या तो फिर लिक्विड के सरफेस से, तो ये उस पे डिपेंड नहीं करता, ये उसका बोलना है। तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो क्या हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को निकाल सकते हैं? तो ड्रॉप का, अब यहां पे हमने जो स्टार्टिंग में जो भी एग्जांपल्स देखे थे, वो स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स हमने देखे थे उसके आंसर्स हमें यहां पे सारे मिलने लगेंगे। तो उसको और डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं कि जो ड्रॉप बनता है किसी भी सॉलिड सरफेस पे, अगर आप लिक्विड को डालते हो तो जो ड्रॉप बनता है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो किस तरीके से होता है और उसका इक्वेशन क्या है। तो चलो उसको पढ़ते हैं अभी। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस पे जो ड्रॉप बनता है वो किस तरीके का होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला वहां पे क्या है, तो उसको देखेंगे। अब देखो कि यहां पे अगर सपोज हमने जो केरोसिन है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो केरोसिन है ना, उसका जब ड्रॉप बनता है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये है आपका सॉलिड और ये है आपका लिक्विड और ये है आपका गैस, है ना। तो मान के चलते हैं कि कुछ इस तरीके का जो ड्रॉप है वो सरफेस पे बनता है। अब ऐसा ड्रॉप क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरीके। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अभी हमने देखा है। तो देखो ये है तुम्हारा टेंजेंट टू दी सरफेस और ये है सॉलिड सरफेस। तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरीके से एक्यूट एंगल, अब देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, यानी ये क्या करता है, ये पार्शियली वेट करता है लिक्विड को। तो एक्यूट एंगल है तो पार्शियली वेट करता है। तो ये जो पार्शियली वेट कर रहा है ना, उसके लिए जो ड्रॉप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था उसका हमें आंसर अभी यहाँ पे मिलने लगा। दूसरा, जो फुल्ली वेट करेगा उसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, देखो ये फुल्ली वेट करने के लिए ये टेंजेंट है और ये ही आपका सॉलिड सरफेस है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो जो फुल्ली वेट करेगा उसके लिए कुछ इस तरीके का सरफेस होगा। तीसरा, जो बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा उसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री से ज्यादा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने पहले ड्रॉप बना लेता हूं। तो ये ऐसे मर्क्यूरी का जो ड्रॉप होता है ग्लास पे,
वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहां पे देखो ये सरफेस है, तो इसको मैं क्या करता हूं, टेंजेंट निकालता हूं। अब आप बोलोगे कि सर क्या मैं यहां पे भी टेंजेंट निकाल सकता हूं? नहीं, वहां पे नहीं निकालोगे। आप कहां पे टेंजेंट निकालना है आपको? सरफेस का, जहां पे लिक्विड और सॉलिड टच करते हो या तो फिर कांटेक्ट करते हो, वहां से आपको टेंजेंट निकालना है। तो यहां पे सरफेस ऐसे, यहां से इधर निकाल सकते हो, इसको इधर भी निकाल सकते हो, याद रखो। इसको यहां पे आप यहां से भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने यहां पे निकाला है, ठीक है। अब यहां पे देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बना रहा है ये, तो ये है टेंजेंट टू दी सरफेस, और सॉलिड सरफेस इधर भी है इधर भी है, लेकिन लेंगे कौन सा? जो सॉलिड सरफेस लिक्विड के साइड में हो। तो ये सॉलिड सरफेस है और ये टेंजेंट है, दोनों में के बीच में जो एंगल होगा वो, तो ये यहां पे होगा 90 डिग्री से ज्यादा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो डज नॉट वेट है उसके लिए ऑब्ट्यूज एंगल, जो पार्शियली वेट है उसके लिए एक्यूट एंगल, और जो फुल्ली वेट करता है उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो हमें इसके लिए यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए एक डेरिवेशन बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? देखो यहां पे ये सॉलिड सरफेस है और लिक्विड सरफेस है, तो ये जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ये सॉलिड और गैस का सरफेस है ना, तो यहां पे भी एक टेंशन, अब सरफेस पे किसी भी सरफेस पे एक टेंशन एग्जिस्ट करता है ना, तो यहां पे जो टेंशन होगा इसको हम बोल देंगे SSG, यानी सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एंड गैस। तो ये सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से जो फोर्स होगा उसको बोल दिया हमने SSG। अब दूसरा जो सरफेस टेंशन होगा वो कौन सा होगा? ये होगा SSL। तो सॉलिड और लिक्विड की वजह से जो होगा वो SSL सरफेस टेंशन होगा। तीसरा जो सरफेस टेंशन होगा वो यहां पे एग्जिस्ट करेगा, और वो सरफेस टेंशन होगा SLG, है ना, यानी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। अब देखो ये जो सरफेस टेंशन है तीनों, इन सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे जो फोर्सेस होगी उनकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि यही वो फोर्सेस है ना, ये तीनों फोर्सेस है। अब देखो मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए डेरिवेशन करना है, तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास ये जो फोर्स है ना SLG, ये फोर्स कुछ इस तरीके से क्रॉस में है, SLG ये वाला जो फोर्स है, तो इसके दो मैं कंपोनेंट्स निकाल सकता हूं। कोई भी फोर्स आपका जो क्रॉस में हो उसके आप मिनिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। तो पहला कंपोनेंट है ये और दूसरा कंपोनेंट है ये, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब ये एंगल ऑफ थीटा है, तो जो थीटा से लग के यहां पे इससे कांटेक्ट में जो हमारा फोर्स होता है, कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। तो यहां पे लिखेंगे SLG कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट हमारा कॉस कंपोनेंट होता है, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल, ये कौन सा होगा? साइन कंपोनेंट, क्योंकि SLG साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये इसके अपोजिट है। तो जो फोर्स, जो कंपोनेंट ये इससे टच है उसको कॉस कंपोनेंट बोलेंगे, जो टच नहीं है उसको बोलेंगे साइन कंपोनेंट। तो ये कॉस कंपोनेंट हमें मिल गया इसका, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहां पे ये कॉस कंपोनेंट आ गया इसका, तो ये हो गया SLG कॉस थीटा, और यहां पे जो कंपोनेंट इसका आएगा वो होगा SLG साइन थीटा। अब देखो यहां पे दोस्तों ये जो SLG साइन थीटा है ये बैलेंस करेगा वेट mg को। तो ये जो पूरा ड्रॉप है इसका जो वेट mg नीचे लग रहा है इसको बैलेंस कौन करेगा? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कौन करेगा? SLG साइन थीटा करेगा। अब देखो यहां पे ये जो SLG cos थीटा है और ये SSL है, इनको कौन बैलेंस कर रहा है? SSG कर रहा है। तो SSG इज इक्वल टू, ये किसको बैलेंस कर रहा है? SSL प्लस SLG cos थीटा। आ गया समझ में? तो SLG cos थीटा को वो बैलेंस कर रहा है। अब देखो यहां पे ये जो इक्वेशन है यहां से हम cos थीटा निकाल लेते हैं, तो SSG माइनस SSL इज इक्वल टू SLG cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा SSG माइनस SSL अपॉन SLG। इसको मैं इधर लेके आया, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे
कॉस थीटा जो एंगल है ये इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां पे मैं इसको रफ कर लेता हूं। तो यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू, देखो यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन है ना, वो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अगर मैं एस एस जी जो है एस एस जी माइनस एस एस एल, ये अगर मेरा लेस देन एस एल जी है तो क्या होगा? देखो ये छोटा है ये बड़ा है ना, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो ये जो वैल्यू है ना किसकी, ये टोटल टर्म की, ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस देन 1। तो हम यहां पर बोलेंगे कि ये जो cos थीटा है ना, cos थीटा इज लेस देन 1 एंड, तो लेस देन 1 भी होगा। और दूसरी बात है यहां पे कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा? जब पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो लेस यहां पे ये पॉजिटिव कब होगा? तो पॉजिटिव होगा जब एस एस जी इज ग्रेटर देन एस एस एल। तो एस एस एल अगर छोटा होगा एस एस जी से तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये दो कंडीशन मैच करेगी, यानी पहली कंडीशन तो ये और दूसरी कंडीशन ए, ये दोनों कंडीशन जब मैच करेगी तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड लेस देन यूनिटी। और आपको पता है कि अगर cos थीटा पॉजिटिव और लेस देन यूनिटी हो तो जो थीटा आता है आपका वो हो जाता है एक्यूट एंगल, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी कौन सी? एस एस जी माइनस एस एस एल इज लेस देन एस एल जी। और ये जो सेकंड कंडीशन है एस एस जी इज ग्रेटर देन एस एस एल, ये अगर दोनों सेटिस्फाइड होती है तो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आता है वो 90 डिग्री से कम आता है। अब दूसरा देखो, मैं यहां पे निकाल लेता हूं। दूसरी जो कंडीशन होगी हमारी वो ये है, इफ एस एस जी माइनस एस एस एल इज लेस देन एस एल जी, तो वही वाली फर्स्ट कंडीशन मैच करेगी। बट एस एस जी इज लेस देन एस एस एल, अगर ये कंडीशन है तो ये देखो यहां पे, अब ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी पहले तो लेस देन 1 हो जाएगी। तो cos थीटा लेस देन 1 हो गया, पहली बात। दूसरा, अगर ये एस एस जी लेस देन एस एस एल है तो दोनों का जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये निगेटिव, ये बड़ा होने की वजह से ये जो लेस देन 1 वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी? ये निगेटिव रहेगी, है ना। तो ये निगेटिव एंड निगेटिव। अब इस केस में क्या होगा कि जो एंगल है थीटा वो एंगल आएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो आएगा एंगल ऑब्ट्यूज। तीसरी जो केस है उसमें यहां पे देखते हैं हम तीसरी केस में, इफ एस एस जी इज इक्वल टू एस एस एल, तो अगर एस एस जी इज इक्वल टू एस एस एल है तो यहां पे जो cos थीटा होगा उसकी वैल्यू आएगी 0। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना आ जाएगा? तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारी थर्ड केस है। अब और यहां पे फोर्थ केस ले लेते हैं ना, चलो फोर्थ केस ले लेते हैं।
अगर SSG माइनस SSL इज इक्वल टू SLG हो, तो इस फोर्थ केस में देखो ये अगर दोनों सेम हो गए तो डिवाइड हो जाएंगे दोनों और इसकी वैल्यू आएगी 1, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर cos थीटा 1 हो गया तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये केस किसके लिए है? ये केस वाटर के लिए है। ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो भी प्योर वाटर विथ ग्लास। फिफ्थ केस में अगर SSG माइनस SSL इज ग्रेटर देन SLG, अगर ये न्यूमेरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा? तो ये cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, और ये जो कंडीशन है cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, ये कभी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू ये -1 से 1 तक जाती है, sin थीटा की वैल्यू भी -1 to 1 तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, इसका मतलब इस पे ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा। तो ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा इस केस में, तो यहां पे हम लिखेंगे ड्रॉप शॉल नॉट फॉर्म। तो देखो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप कब फॉर्म होता है, कब नहीं होता है, और उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरीके से होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसको निकालना कैसे है ना? ये सब कुछ आपको समझ में है। अभी स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चंस लिए थे, मुझे लगता है कि उन सभी के आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे। क्या क्या आंसर्स है उनके? तो देखो, पहला जो क्वेश्चन हमने देखा था कि जो पैन होता है ना, उस पे ऑयल चिपकता नहीं है नॉन स्टिकी पैन पे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे ये कौन सी केस है? ये ऑब्ट्यूज एंगल वाली केस है ना? ऑब्ट्यूज एंगल किधर लिखा था हमने? ये वाला। तो ऑब्ट्यूज एंगल वाली केस है। यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है किसका? तो ये जो पैन है, पैन और ऑयल, इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो जनरली पैन्स का 90 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है, इसलिए वो चिपक जाता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो पैन्स है, नॉन स्टिकी पैन्स, इसमें यहाँ पे एक मटेरियल लगा होता है जो होता है टेफ्लॉन। ये मटेरियल कौन सा होता है? टेफ्लॉन। तो ये जो टेफ्लॉन मटेरियल यहाँ पे लगा होता है, उसकी वजह से ऑयल उसको चिपकता नहीं है। तो ये मिल गया उसका आंसर। दूसरा, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा था वो ये था कि लोटस जो है वो पानी में होते हुए भी उसके जो लीव्स है उसको पानी चिपकता नहीं है। तो वहां पे भी देखो बच्चों, वहां पे एक जो मटेरियल होता है ना, जो पानों से निकलता है, ग्रीसी मटेरियल होता है, वो जो मटेरियल है, वैक्स आप उसको बोलते हो, वो वैक्स की वजह से वहां पे वो पानी जो है वो पत्तों पे नहीं जमता या तो फिर उससे नहीं चिपकता। वो वैक्स क्या करता है? वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाता है। तो जहां पे भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है या तो फिर ज्यादा होता है, वहां पे दो जो चीजें है या तो फिर जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करता। आ गया समझ में? तो मुझे लगता है कि आपको यह सारा समझ में आ गया होगा, है ना? तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यही कॉन्सेप्ट और चाहिए तो हम और भी वीडियोज इस पे बनाते रहेंगे।